स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है वेल्थ क्रिएशन के लिए इंडिया में, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर आप इजीली एप्स इंस्टॉल करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हो किन चीज़ों के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको चाहिए हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए? वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में अगर आप एक बिगनर हो या एक एडवांस लेवल इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि हम बिगनर टू एडवांस लेवल एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक मार्केट है क्या, सबसे पहले वो स्टडी करेंगे। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। एक तरह से वहां पर ट्रेडिंग होती है। अब ये ट्रेडिंग एंश्योर कौन कराता है? इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में सबसे पहली बार। बीएसई और एनएससी इंडिया में रेगुलेट किए जाते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू, सेबी के थ्रू। सेबी का रोल है एज अ रेगुलेटर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके रखना मार्केट के अंदर और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में शेयर्स का ट्रेडिंग को एंश्योर करना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए? सबसे पहला रीजन होता है वेल्थ क्रिएशन। एविडेंस प्रोवाइडेड है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के थ्रू यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न प्रोवाइड होता है, वो किसी भी फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रोवाइडेड होता है, इवन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रोवाइड होता है। लिक्विडिटी मिलती है आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कभी भी अपने एसेट को बेचकर उसके रिटर्न में कैश ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड यू नीड कैश, आप अपने शेयर्स को बेचकर एनी टाइम एनी मोमेंट कैश ले सकते हो। ओनरशिप, अगर आपने एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आप एक तरह से उस पर्टिकुलर परसेंटेज के ओनर हो जाते हो उस कंपनी के अंदर। से फॉर एग्जांपल, एक पिज्ज़ा है और उस पिज्ज़ा का एक स्लाइस आपके पास है, तो वो पिज्ज़ा जो पूरा है वो फुल ओनरशिप ऑफ कंपनी है। उसमें से अगर आपके पास एक स्लाइस आ जाता है तो दैट स्लाइस पार्ट जो होगा वो आपका ओनरशिप होगा उस कंपनी के अंदर। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्लाइसेस ऑफ पिज्ज़ा दैट यू हैव, आपकी ओनरशिप का परसेंटेज डिसाइड होता है। ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स अगर आपके पास है तो यू हैव अ से इन द डिसीजंस ऑफ दैट कंपनी। डिविडेंड्स, कुछ कंपनीज हैं जिनका एक पॉलिसी होता है टू प्रोवाइड रेगुलर डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, मतलब वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट का एक पार्ट एज डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आईटीसी रेगुलरली डिविडेंड्स प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। तो इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। सो वेल्थ क्रिएशन, लिक्विडिटी, ओनरशिप एंड डिविडेंड्स, ये चार बहुत मेजर फैक्टर्स हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। कुछ टर्म्स हैं जो एज अ बिगनर आपको पता होनी चाहिए, जो आगे के एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स में आपको हेल्प करेगा चीज़ों को बेटर समझने के लिए। बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होती है स्टॉक मार्केट में? बुल मार्केट तब है जब आपके स्टॉक के प्राइसेस राइज कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उसको एक बुल मार्केट बोलते हैं। एक बुल के राइजिंग साइन के थ्रू ये स्टॉक मार्केट में दिखाया भी जाता है। आपको यूजुअली ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में बुल और बेयर आपको देखने को मिलेगा। बेयर मार्केट तब होती है जब स्टॉक के प्राइसेस डाउन ट्रेंड पर होते हैं, तो उसको एक बेरिश मार्केट बोलते हैं। नाउ फॉर अ बिगिनर, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको सबसे पहले अपना एक डीमैट अकाउंट चाहिए, उसको डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। दूसरा, एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जहां पर आपके शेयर्स की ट्रेडिंग होगी, यानी उनको बेचा और खरीदा जाएगा। ये करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए? आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो काफ़ी सारी ऐप्स के थ्रू जो इस टाइम पर मार्केट में काफ़ी बूम पर चल रही हैं।
सबसे पहले एक बजट सेट करना है फॉर अ बिगिनर इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आप उतना ही बजट रखिए, उतनी ही अमाउंट रखिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए, बिकॉज आप अभी उतने प्रैक्टिस्ड नहीं हो, आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं है एनालिसिस करने की कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो एक ऐसी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। वो अमाउंट ना यूज कीजिए जो या तो आपने अपने इमरजेंसी फंड्स के लिए रखी हुई है या आपने किसी से लोन उठा के की है। फॉर एग्जाम्पल आपके मंथली 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ आपके बचते हैं, उसको कंसीडर कीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। अब हमको ये तो पता लग गया कि हमको कौन सा अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है एज अ बिगिनर, लेकिन उस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस बेसिस पर इन्वेस्ट करना है वो हम अब सीखेंगे। आपको कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स को रिव्यू करना आना चाहिए। अब ये रिव्यू करने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ सीए, सीएफए, इकोनॉमिस्ट और अ फाइनेंस एक्सपर्ट। एज अ लेमैन, एज अ बिगिनर ऑफ एनी डोमेन, आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एनुअल रिपोर्ट्स को रिव्यू करके। वो रिव्यू आप कैसे करोगे वो हम आपको समझाएंगे। अब रिव्यू करते टाइम आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या वो कंपनी हेल्दी है, ग्रो कर रही है और वेल मैनेज्ड है या नहीं। ये करने के लिए आपको कंपनी का बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ये 3 चीज़ों को समझना आना चाहिए। अब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? बैलेंस शीट में आप कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिव्यू करते हो और कंपनी के इक्विटी स्टेटस को रिव्यू करते हो, जहां की इनकम स्टेटमेंट में आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हो, नेट इनकम को देखते हो। बैलेंस शीट जो आप देखते हो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है, जहां की आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है वो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की परफॉर्मेंस होती है। बैलेंस शीट में आप नेट वर्थ देखते हो, उसका इक्विटी पोजीशन चेक करते हो और इनकम स्टेटमेंट में आप नेट इनकम देखते हो, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके जो नेट इनकम आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आपको एक प्राइवेट बैंक का डेमो बैलेंस शीट शो कर रहे हैं, जहां से हम आपको दिखाएंगे आप कैसे इसको एज अ लेमैन इसको इवेलुएट कर सकते हो। अब इस बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज से ज्यादा हैं इस बैंक की बैलेंस शीट में। जहां की आपके एसेट्स 6,10,000 है, उस बैंक की लाइबिलिटीज 5,10,000 है। यहाँ पे जो 1 लाख का डिफरेंस है वो नेट वर्थ है, वो शेयर होल्डर का इक्विटी है। ये एक बहुत हेल्दी साइन है कि कंपनी के एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज से ज्यादा हैं। अब ये सिर्फ एक साइन के बेसिस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लोगे। ये हम आपको ऑलरेडी फ्यूचर में पहले ही बता रहे हैं। जितने भी आपको पैरामीटर्स अभी हम समझाएंगे, ये सारे पैरामीटर्स को एक साथ कंसीडर करके एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू क्रिएट किया जाता है कि आपको किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है। लोन्स गिवन वर्सेस डिपॉजिट्स, यहाँ पर 4,50,000 की डिपॉजिट्स हैं इस प्राइवेट बैंक के पास और 5 लाख के लोन्स दिए हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेबली हेल्दी पॉइंट। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप इस बैंक की बैलेंस शीट को किसी और बैंक की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर कर रहे हो तो उनका क्या पोजीशन है यहाँ पर लोन्स गिवन और डिपॉजिट का। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक नॉर्दर्न बैंक का क्राइसिस हुआ था जहाँ पर नॉर्दर्न बैंक ने होलसेल लेंडिंग के थ्रू आगे लोगों को लोन्स दिए थे, ना कि डिपॉजिट्स के थ्रू लोन्स दिए थे। एक बैंक का बिजनेस चलता कैसे है, लोग डिपॉजिट करते हैं और उन डिपॉजिट्स के बेसिस पर बैंक आगे लोन देते हैं इंटरेस्ट रेट्स पर, उस इंटरेस्ट रेट से बैंक इनकम अर्न करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन नॉर्दर्न बैंक के केस में क्या हुआ था, होलसेल लेंडिंग ली गई थी और उस होलसेल लेंडिंग के थ्रू ही आगे की तरफ लोन्स दिए गए थे। लेकिन वो डिफॉल्ट कब किया, जब 2008 क्राइसिस आया तो वो होलसेल लेंडिंग बंद हो गई और जिन लोगों को लोन्स दिए हुए थे उन्होंने भी डिफॉल्ट कर दिया था वापस रीपे करना। उस केस में बैंक डिफॉल्ट कर गया था और वो यूके का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फेलियर है आज के टाइम पे। ग्रोथ स्ट्रैटेजी, किसी भी बैंक की एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप देख रहे हो तो उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को जरूर देखिए, क्योंकि आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट करने का स्टॉक्स में आज के टाइम पे ये है कि लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे। वो प्राइसेस कब बढ़ेंगे, वो तभी बढ़ेंगे जब वो कंपनी ग्रो करेगी। आप उस कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को देखिए, क्या वो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, क्या वो रूरल एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, क्या वो 20,000 करोड़ की कंपनी से 25,000 करोड़ की कंपनी बनना चाह रहे हैं और वो किस ट्रैक पर चलेंगे वो बनने के लिए। अगर आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज दिखती हैं और वो रिलायबल लगती हैं तो ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए।
रिस्क फैक्टर्स, आपको एनुअल रिपोर्ट देखकर ही उस कंपनी के रिस्क फैक्टर्स समझ में आ जाएंगे। वहां पर जो आपको बैड लोन्स दिखेंगे वो आप देखकर बहुत इजीली बता सकते हो कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स फ्यूचर में कैसे इंपैक्ट होंगे। हालांकि कंपनीज मैनिपुलेट भी करती हैं अपनी बैलेंस शीट्स को, वो क्या करती हैं, बैड लोन्स को राइट ऑफ कर देती हैं। एक तरह से मैनिपुलेशन क्रिएट हो जाती है जहां उनके प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं हो रहे होते। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप किस तरह से उस रिस्क फैक्टर को एनालाइज कर रहे हो। अभी तक हमने आपको जितना भी बताया है ये बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको एटलीस्ट ये बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए एज अ बिगिनर जब आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी दोस्त को पैसा दे रहे हो या किसी के थ्रू एक दोस्त को पैसा दे रहे हो तो आप बैकग्राउंड चेक करते हो कि क्या ये इंसान रिलायबल है। उसी तरह से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बैकग्राउंड चेक करते हो इन बिगिनर स्टेप्स के थ्रू, ये चेक करने के लिए कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक रिलायबल डिसीजन होगा या नहीं। आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर जैसे हमने आपको अभी एक बैंक का डेमो बैलेंस शीट दिखाया तो आपको बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो चेक करना होता है उस बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एक मेजरमेंट है जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने प्रोवाइड किया है मेंबर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक्स को इंश्योर करना है कि उनकी कंट्री में जो बैंक्स हैं वो सारे एक सर्टेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करके रखें। आरबीआई ने ये 9% रेशो रखा है कि 9% से कम कैपिटल एडिक्वेसी आपकी बैंक की नहीं होनी चाहिए। अगर 9 से ज्यादा है किसी बैंक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक अच्छा हेल्दी साइन है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है? टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। अब ये फॉर्मूला यूज करके एक परसेंटेज डिसाइड होती है। अगर ये 9% से ज्यादा है तो इट इज अ वेरी हेल्दी साइन। अब इसी तरह से आप जिस भी डोमेन एरिया में जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उसकी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रैवल में इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सो दैट अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल एनुअल रिपोर्ट्स या फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, उनके अलावा आप और क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए वो आपको डोमेन नॉलेज से पता चलती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल, टेक्निकल और एडवांस लेवल स्ट्रैटेजीज जो दोनों बिगिनर और एडवांस इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। फंडामेंटल एनालिसिस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हो, रेशोज कैसे चेक करते हो, कौन सी रेशोज चेक करते हो और उनको किस तरह से कंपेयर करते हो दूसरी कंपनीज के साथ, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को कैसे चेक करते हो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनको क्यों चेक करते हो और कैसे चेक करते हो, ये सब हम डिटेल में सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आप बैकग्राउंड चेक करते हो उस कंपनी का, आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स रिव्यू करते हो जहां आप उनकी बैलेंस शीट्स चेक करते हो, उनकी इनकम स्टेटमेंट चेक करते हो और कैश फ्लो चेक करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम एक एनालॉजी क्रिएट करके आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड परचेज एक सेकेंडरी मार्केट है ना कि प्राइमरी। प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ पे आईपीओज आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आते हैं जो फर्स्ट टाइम लेकर आते हैं शेयर्स मार्केट के अंदर। लेकिन जब आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो शेयर्स को तो उस केस में वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। हम सेकेंडरी कार मार्केट के साथ आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। आप जब भी गाड़ी लेने जाते हो, सेकंड हैंड गाड़ी, आप सबसे पहले उसका माइलेज चेक करते हो। आप चेक करते हो क्या उस गाड़ी पे कोई ऑलरेडी लोन है या नहीं। आप चेक करते हो क्या वो गाड़ी अच्छी कंडीशन में है या नहीं, तभी आप उस गाड़ी को परचेज करते हो। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस में जो आप एक बेसिक चेक करते हो, बैकग्राउंड चेक करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है जहाँ पे आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हो। जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसा कंपनी के अंदर आना और जाना किस तरह से हो रहा है, कितने अमाउंट का हो रहा है, ये डिटेल्स अगर आपको अच्छे से मिल जाती हैं तो एक बहुत अच्छा रिव्यू प्रोवाइड होता है आपको कि ये कंपनी हेल्दी है। फंडामेंटल एनालिसिस की रेशोज में आप स्टडी करते हो प्राइस अर्निंग रेशो, डेट इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। जो आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो डिटरमाइन करती है कि इन्वेस्टर उस कंपनी के प्रॉफिट का $1 के लिए कितने पैसे देने को रेडी है। ये जितनी हाई हो सकती है आपकी प्राइस अर्निंग रेशो या प्राइस टू अर्निंग रेशो उतना ज्यादा अच्छा है। रेशोज आप जब भी इवेलुएट करते हो आप उन रेशोज को कंपेयर करते हो किसी और कंपनी के साथ।
फॉर एग्जाम्पल ABCD कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 25 है और XYZ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 30 है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? 30 को। यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो जितनी ज्यादा है उतना अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टर उस कंपनी को ज्यादा वैल्यू कर रहा है, ज्यादा पैसे दे रहा है उस कंपनी के प्रॉफिट के लिए। डेट टू इक्विटी रेशो आप दिखाता है कि कंपनी का कितना डेट है, कितना लोन कंपनी ने ले रखा है कंपेयर टू देयर ओन मनी, उनका खुद का इक्विटी से कंपैरेटिव। अब डेट टू इक्विटी रेशो जितना कम हो उतना बेटर है, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर लोन्स ज्यादा हैं कंपेयर टू देयर ओन मनी, ये एक बुरा साइन है। तो डेट टू इक्विटी रेशो जितना कम हो कंपैरिजन बेसिस पे उतना अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो दिखाता है कितना प्रॉफिट एक कंपनी बना रही है शेयर होल्डर के मनी के थ्रू, यानी आपका जो इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आप ABCD और XYZ कंपनी को कंपेयर कर रहे हो, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, तो आप ज्यादा ROE वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट कीजिए। नाउ फॉर अ लेमैन, ये तीनों रेशोज को हम समराइज करेंगे। प्राइस अर्निंग रेशो आपको दिखाता है हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी मेक्स फॉर एवरी कस्टमर। कंपनी हर कस्टमर के ऊपर कितना प्रॉफिट बना रही है, ये आपको प्राइस अर्निंग रेशो दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशो से आपको पता लगता है कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो दिखाता है कि शेयर होल्डर के पैसे के ऊपर कंपनी कितना एफिशिएंट रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशोज के बाद अब हम इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझेंगे। जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस सेक्टर के ट्रेंड को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करोगे। से फॉर एग्जांपल आपको अगर एक कॉफी शॉप खोलनी है, एक कैफे खोलना है, तो आप उस कैफे को उसी एरिया में खोलोगे जहां पर फुटफॉल ज्यादा होगा, जहां लोग ज्यादा होंगे, सो दैट आपके कैफे का रेवेन्यू बढ़े, ना कि उस जगह पर जहां पर इतना रेजिडेंशियल एरिया ही नहीं है या फिर इतने कस्टमर्स ही नहीं है। उसी तरह आप जिस इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्या वो इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ट्रैवल अगर बूम कर रहा है, अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से एक बूमिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स में ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि नो मैटर हाउ वेल द कंपनी इज परफॉर्मिंग, उनकी एम्प्लॉयज कितने अच्छे हैं और एफिशिएंट है, वो डिपेंड नहीं करता अनलेस वो पूरा इंडस्ट्री उस कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशोज और सेक्टर इंडिकेटर्स के बाद लास्ट जो फैक्टर आता है वो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आते हैं आपके कंट्री का GDP क्या चल रहा है, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, आपकी कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन हाई है, महंगाई आपकी कंट्री में अगर ज्यादा है, तो ये कंपनी के प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स हाई कर देगा, कॉस्ट ऑफ लोन्स को हाई कर देगा, सो दैट ये जो इन्फ्लेशन फैक्टर है ये कम हो जाए कंट्री के अंदर। अब अगर इन्फ्लेशन हाई है तो कंपनी को हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स मिलेंगे, वो हाई इंटरेस्ट रेट्स पर जो लोन्स मिल रहे हैं वो कंपनी की ही प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे। अगर उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है तो जो आपको स्टॉक्स पर रिटर्न्स मिल रहा है वो हाईली इम्पैक्ट होगा। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। एक कंट्री का GDP ग्रोथ क्या चल रहा है, क्या वो स्टेबल है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। उसी कंट्री के स्टॉक्स किस तरह से प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री का GDP ग्रो कर रहा है, इसका मतलब एक पूरा सिस्टम ग्रो कर रहा है। अगर एक पूरा सिस्टम ग्रो कर रहा है उस कंट्री का, तो एक तरह से उस कंट्री के स्टॉक्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि GDP अकेला सोल एक फैक्टर नहीं है, इनकम इनइक्वालिटीज जैसी चीजें भी अराइज हो सकती हैं उस कंट्री के अंदर, और एक पर्टिकुलर सेक्शन ही हो सकता है जो शायद ज्यादा कमाई कर रहा है, लेकिन स्टिल ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो एक हायरार्की क्रिएटेड होती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो हायरार्की पूरा बेनिफिट करती है अगर एक बंदा बेनिफिट कर रहा है तो। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता क्या है आपको ब्रीफली समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी कंपनी ग्रो कर रही है, तो वो एफिशिएंट सर्विसेज के लिए अपने
हायरार्की में अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी सैलरी को इंक्रीज़ करेंगे सो दैट उनकी परफॉर्मेंस एफिशिएंट हो। अगर उस हायरार्की के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज इंक्रीज़ हो रही हैं तो उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको एफिशिएंट सैलरी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि सबकी सैलरीज इंक्रीज़ हो रही हैं, अल्टीमेटली जिनके बच्चे आगे स्कूल्स में जा रहे हैं वो अच्छी पढ़ाइयाँ और अच्छे स्कूल्स में जाएंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे और अल्टीमेटली फ्यूचर में जाके वो भी बहुत अच्छा अर्न करेंगे। तो यानी एक कंपनी की ग्रो करने की वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है कि नीचे जितनी हायरार्की है उस बंदे से एसोसिएटेड या उस कंपनी से एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उन सब की लाइफस्टाइल और लाइफ अच्छी हुई है। तो इसको पूरे इम्पैक्ट को ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं। ये तो थी फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम स्टडी करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आपको शुरू से ही हम आपको बताना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन कर रही है इस टाइम पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। डिफरेंट वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस की। हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सारे पैटर्न्स आ रहे हैं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर आप कोई एक डिसीजन मत लीजिए। जितने भी फैक्टर्स यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज, इन सब को यूज करके ही आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेसिकली फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये पैटर्न्स बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सारे पैटर्न्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक समझना होगा कि कैंडलस्टिक होती क्या है, बनती कैसे है। 4 तरह के प्राइसेस होते हैं। एक ओपन प्राइस होता है जिस प्राइस पर आपकी डे की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। क्लोज प्राइस होता है जिस प्राइस पर वो ट्रेडिंग क्लोज होती है। हाई प्राइस होता है जो उस दौरान, उस पीरियड, जिस पीरियड का आप कैंडलस्टिक देख रहे हो, दैट कुड बी 1 डे, 1 आवर, 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है। जिस पीरियड की कैंडलस्टिक आप देख रहे हो उस पीरियड में जो हाईएस्ट प्राइस गया है वो हाई प्राइस होता है और जो लोएस्ट प्राइस गया है वो लो प्राइस होता है। कैंडलस्टिक जब क्रिएट होती है तो उसका एक बॉडी होता है। जो बॉडी का पार्ट है वो एक रेक्टेंगल शेप में होता है। वो रेक्टेंगल शेप के कलर्स होते हैं, दैट कुड बी ग्रीन और रेड। अगर वो एक ग्रीन कैंडलस्टिक है या फिर एक वाइट कैंडलस्टिक है कुछ केसेस में, तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से हाई गया है। और अगर वो एक रेड कैंडलस्टिक है तो इसका मतलब है क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से लो गया है। विक या शैडोज, थिन लाइंस होती हैं उस बॉडी के ऊपर या नीचे जो रिप्रेजेंट करती हैं हाई या लो प्राइसेस ड्यूरिंग दैट पीरियड जिसकी कैंडलस्टिक आप देख रहे हो। अब ये जो कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स आप स्टडी करोगे आगे, ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि प्रोबेबली क्या हो सकता है। ये कोई एक सिंगल जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है पैटर्न तो ऐसा होगा ही। तो ये आपको इनिशियली ही बता रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटीज है, पूरी तरह इस पर डिपेंड नहीं होना है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आप 4 तरह के पैटर्न स्टडी करते हो: डॉजी, हैमर, मारुबोजू, शूटिंग स्टार। सबसे पहले स्टडी करते हैं डॉजी क्या है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में डॉजी जो एक फर्स्ट पैटर्न आप स्टडी करते हो, वहां उस पैटर्न में क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइसेस सेम रहते हैं। एक क्रॉस लाइक फिगर क्रिएट हो जाता है जहां पर इनडिसीजन क्रिएट हो जाता है मार्केट के अंदर कि आगे फ्यूचर में जो प्रेडिक्शंस हैं बेरिश या बुलिश मार्केट की वो क्या होंगी। वो एक इनडिसाइसिव फैक्टर रहता है, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता उस केस में। सेकंड, हैमर। हैमर एक बुलिश पैटर्न है। हैमर जब क्रिएट होता है तो एक स्मॉल बॉडी होती है ऊपर की तरफ और जो विक होता है वो नीचे की तरफ क्रिएट होता है, यानी देयर इज अ स्मॉल बॉडी ऑन द टॉप एंड अ विक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब एक हैमर पैटर्न क्रिएट होता है वो एक साइन होता है कि फ्यूचर में जो आपकी मार्केट अब आएगी वो एक बुलिश पैटर्न क्रिएट होगा, यानी प्राइसेस राइज करेंगे स्टॉक्स के। मारुबोजू वो पैटर्न है जहां पर सिर्फ आपका रेक्टेंगल बॉडी कैंडलस्टिक का अवेलेबल होता है, जो विक्स हैं अपर विक या लोअर विक ये दोनों अवेलेबल नहीं होती। अगर ग्रीन बॉडी विदाउट विक्स है तो इसका मतलब है कि आगे प्राइसेस राइज करेंगे, बुलिश मार्केट आएगी। और अगर वो जो बॉडी है वो रेड कलर का है तो इसका मतलब बेरिश मार्केट का प्रेडिक्शन हो रहा है। शूटिंग स्टार हैमर का ही ऑपोजिट है, जहाँ पे एक स्मॉल बॉडी, रेक्टेंगल बॉडी जो कैंडलस्टिक की होती है वो नीचे की तरफ होती है और एक अपर साइड विक क्रिएट होती है। जब एक शूटिंग स्टार पैटर्न क्रिएट होता है तो उसका वो एक साइन होता है कि अब फ्यूचर में एक रिवर्सल होगा जहाँ पर मार्केट बेरिश होएगी, प्राइसेस डिक्रीज करेंगे। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन
और डार्क क्लाउड पैटर्न आता है। अब ये चारों हैं क्या, हम स्टडी करेंगे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट है, इसमें होता क्या है कि एक स्मॉल रेड कैंडल क्रिएट होती है और उसी के बाद जो कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल होती है वो एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे उसको, इतना ग्रीन होता है लॉन्ग ग्रीन पैटर्न कि वो स्मॉल रेड कैंडल को एनगल्फ कर लेता है। और इसका साइन क्या होता है कि फ्यूचर में पोटेंशियल जो मार्केट आएगी वो बुलिश मार्केट आएगी, यानी प्राइसेस राइज करेंगे। बेरिश एनगल्फिंग जो है वो इसका रिवर्स है, जहां पर एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनता है और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, जहां पर अगर आप उसको देखोगे विजुअली ऐसे दिखता है कि वो बड़ा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगा। ये एक साइन होता है कि फ्यूचर में बेरिश मार्केट आएगी, यानी प्राइसेस डाउन जाएंगे, डिक्रीज करेंगे। पियर्सिंग लाइन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट रेड कैंडल है, जो एक छोटी रेड कैंडल है, उसके बाद जो आपकी ग्रीन कैंडल आती है वो रेड कैंडल के मिड पॉइंट को क्रॉस करके काफ़ी बड़ी बनती है। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है, ये भी एक साइन है कि फ्यूचर में जाके एक बुलिश मार्केट आएगी, प्राइसेस राइज करेंगे। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में क्या होता है, एक ग्रीन कैंडलस्टिक पहले बनती है और उसके बाद जो रेड कैंडलस्टिक बनती है वो ग्रीन कैंडलस्टिक के मिड पॉइंट को क्रॉस करके बड़ी कैंडलस्टिक बनती है, और ये एक साइन है कि आगे जाके फ्यूचर में प्राइसेस फॉल करेंगे। प्रेडिक्शन होती है एक बेरिश मार्केट की। अब हम स्टडी करेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में हम स्टडी करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 क्रोज कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सारे चारों क्या हैं, हम अब डिटेल में समझेंगे। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में एक लार्ज रेड कैंडलस्टिक होती है जो सबसे पहली कैंडलस्टिक होती है। उसके बाद जो कैंडलस्टिक बनती है वो फर्स्ट वाली कैंडलस्टिक के नीचे बनती है, बिलो द फर्स्ट वन, और वो किसी भी कलर की हो सकती है। और जो थर्ड कैंडलस्टिक है वो ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बनती है, जो फर्स्ट कैंडलस्टिक के मिड पॉइंट को क्रॉस करके क्लोज करती है, यानी शो करता है, इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में जो प्रेडिक्शन है वो एक बुलिश मार्केट की है, प्राइसेस राइज करेंगे। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, नाम से ही पता लग रहा है कि मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में पहले एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, उसके बाद जैसे मॉर्निंग स्टार में फर्स्ट कैंडलस्टिक के नीचे दूसरी कैंडलस्टिक बन रही थी, यहाँ पे फर्स्ट कैंडलस्टिक के ऊपर दूसरी कैंडलस्टिक बनेगी, और उसके बाद जो थर्ड कैंडलस्टिक बनेगी वो एक रेड कैंडलस्टिक बनेगी, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडलस्टिक के मिड पॉइंट से भी नीचे क्लोज हो जाएगी। तो ये जो पैटर्न है ये शो करता है कि फ्यूचर में एक बेरिश मार्केट आएगी, यानी प्राइसेस स्टॉक्स के नीचे जाएंगे, डिक्रीज करेंगे। 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहां पे आपको कंसेक्यूटिव 3 ग्रीन कैंडलस्टिक दिखेंगी और उनके छोटे छोटे से विक्स होंगे तीनों के, लेकिन हर एक का विक्स स्लाइटली हायर जाएगा पिछले वाले से। ये एक बहुत हेल्दी साइन होता है कि फ्यूचर में स्टेबली आपके प्राइसेस हाई जाएंगे, इंक्रीज होंगे। जहाँ की 3 ब्लैक क्रोस कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इसका रिवर्स होता है, जहाँ पर 3 रेड कैंडलस्टिक आपको दिखती हैं और जो उनके विक्स हैं 1 बिलो दी अदर होते हैं, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉशन का साइन है कि आगे जाके फ्यूचर में आपके स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाएंगे, डाउन ट्रेंड जाएंगी। अब ये हमने 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे तो डिटेल में हमने डिस्कस किए, इनके पार्ट्स डिस्कस किए, डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए, लेकिन अगेन जो हम रिपीट कर रहे हैं, किसी एक पैटर्न के बेसिस पर आप डिसीजन नहीं लोगे। ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि प्रोबेबली शायद प्राइसेस जाएंगे हाई या लो जाएंगे। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ओवरऑल ट्रेंड जो होगा उस पैटर्न का, उस चार्ट का, कैंडलस्टिक चार्ट का, वो भी ध्यान में रखना है। हाइकिनाशी चार्ट्स जो हैं वहां पर क्या होता है, जो छोटे मोटे प्राइस के चेंजेस होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के, उसको अवॉइड करके एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसमें ओवरऑल ट्रेंड देखा जाता है। अब हाइकिनाशी चार्ट्स के ट्रेंड्स को देखकर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और फिर एक डिसीजन ले सकते हो, ना कि आप सिर्फ कोई एक पैटर्न को फॉलो करके और कोई डिसीजन ले लो, तो वो डिसीजन आपका बहुत बुरा प्रूव हो सकता है। वॉल्यूम कंफर्मेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइसेस हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लेकिन
along with the prices, how many shares are being traded, volume of shares is a very important factor. जितनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रही है उतना ज़्यादा रिलायबल है आपके पैटर्न का रिजल्ट जो आपको मिल रहा है, जिसके बेस पे आप एक प्रोबेबिलिटी डिसीजन ले रहे हो। अब ये तो था कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हमने बहुत लेमैन लैंग्वेज में बहुत डिटेल में समझ लिया। अब सिर्फ क्योंकि इनके बेसिस पर आपको डिसीजन, परमानेंट डिसीजन, फाइनल डिसीजन अपना नहीं लेना है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना होगा अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और टेक्निकल एनालिसिस से। अब और टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या कर सकते हो, देयर आर मोर चार्ट्स, आप उन चार्ट्स को और चार्ट्स को डिस्कस कर सकते हो जहाँ पे लाइन चार्ट्स आते हैं। लाइन चार्ट्स में क्या होता है, यूजुअली जो क्लोजिंग प्राइस होता है स्टॉक का, वो क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है, नंबर ऑफ डेज के क्लोजिंग प्राइसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है और एक लाइन क्रिएट हो जाती है जो आपको ट्रेंड दिखाती है कि एक लंबे टाइम पे, एक लॉन्ग पीरियड में इस कंपनी के स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। बार चार्ट्स यूज होते हैं। बार चार्ट्स में क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, सारे फैक्टर्स आते हैं। सारी प्राइस मूवमेंट्स आप चेक कर सकते हो बार चार्ट्स के थ्रू। आप फिल्टर्स लगा सकते हो कि बार चार्ट्स के थ्रू आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ें देखनी है, तो आप बार चार्ट्स यूज़ कर सकते हो एक ओवरऑल एनालिसिस लेने के लिए। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स ले सकते हो जहाँ पे सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स को डिसाइड किया जाता है कि प्राइसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, उसमें टाइम फैक्टर को अवॉइड कर देते हैं और सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स को लिए जाते हैं। बाकी कैंडलस्टिक चार्ट्स और हाइकिन आशी आपने देखे हैं चार्ट्स कि ये भी यूज़ होते हैं इन डिटेल। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को डिटेल में समझने के बाद अब हम कुछ और फैक्टर्स के ऊपर आएंगे, कुछ और इंडिकेटर्स के ऊपर आएंगे, जो कि है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपके मूविंग एवरेजेस और बॉलिंगर बैंड्स। ये तीनों क्या हैं, इनको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो एक तरह से थर्मामीटर है स्टॉक प्राइसेस के लिए। RSI के बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हैं वेदर द स्टॉक इज टू हॉट और टू कोल्ड। कैसे डिसाइड करते हैं ये हम समझेंगे। RSI जो इंडेक्स है वो 0 to 100 वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर आपके स्टॉक का इंडेक्स, RSI इंडेक्स अबव 70 आता है, इसका मतलब होता है उस कंपनी का स्टॉक ओवरबॉट है, यानी जरूरत से ज्यादा खरीदा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है कि फ्यूचर में जाके इस स्टॉक के प्राइसेस या तो पॉज हो जाएंगे या फिर बहुत तेजी से गिरेंगे। अगर ये इंडेक्स, RSI इंडेक्स 30 से नीचे है, बिलो 30 है, तो एक साइन होता है कि ये ओवर सेल हो रहा है। इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा सेल किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में साइन है कि ये रीबाउंड होंगे प्राइसेस और इस स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। सो इन केस अगर RSI आपका कम आ रहा है और बाकी फैक्टर्स भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस कंपनी के स्टॉक को आप खरीदिए। मूविंग एवरेजेस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो बहुत बेसिक लेवल पे यूज की जाती है। मूविंग एवरेजेस में स्मूथ कर देते हैं ओवरऑल ट्रेंड, जहाँ पर शॉर्ट टर्म फ्रिक्शंस इन प्राइसेस, शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स इन प्राइसेस को इग्नोर कर दिया जाता है और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेक किया जाता है। लॉन्ग टर्म में कैसे स्मूथली एक ट्रेंड क्रिएट हो रहा है वो मूविंग एवरेजेस आपको दिखाता है। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एवरेज प्राइस होता है एक स्टॉक का ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, 10 डेज, 50 डेज, 200 डेज, वो डिपेंड करता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रीसेंट प्राइसेस होते हैं उनको ज्यादा वेट दे देते हैं कंपेयर टू जो पहले के प्राइसेस हैं, जहाँ के सिंपल मूविंग एवरेज में सारे प्राइसेस को सेम वेट दिया जाता है, सेम वेट में रखा जाता है। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप देख रहे हो, से फॉर एग्जांपल 10 डे मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ज्यादा आता है, बड़ा आता है, तो वो एक साइन होता है कि वो उस कंपनी के स्टॉक को खरीदा जाए कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस राइज करेंगे। थर्ड जो इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में, बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड्स एक तरह के रबर बैंड्स होते हैं स्टॉक प्राइसेस में, जो ये दिखाते हैं कि एक कंपैरेटिव बेसिस पर यूजुअल बिहेवियर जो स्टॉक का होता है उससे कंपेयर करके स्टॉक के प्राइसेस कैसे ऊपर या नीचे जाते हैं। बॉलिंगर बैंड्स वर्क कैसे करते हैं, इनका कंसेप्ट मूविंग एवरेज से ही कनेक्टेड है। एक मिडल बैंड होता है जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जो अपर बैंड होता है वो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है सिंपल मूविंग एवरेज में, और जो लोअर बैंड होता है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है सिंपल मूविंग एवरेज में, मिडल मूविंग एवरेज में। अब ये जो पूरा एक बैंड क्रिएट हुआ है, अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड मूविंग एवरेज के बेसिस पर, ये बैंड एक्सपैंड कर जाता है जब स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं किसी कंपनी के, और
अगर ये प्राइसेस ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, अच्छी कंडीशंस चल रही हैं, स्टेबल कंडीशंस चल रही हैं, तो जो ये बोलिंगर बैंड्स हैं ये स्क्वीज कर जाते हैं, इनकी डायमेंशन कम हो जाती है। इन बोलिंगर बैंड्स में अगर आपके प्राइसेस अपर बैंड को टच कर जाते हैं, इसका मतलब स्टॉक जरूरत से ज्यादा खरीदा जा रहा है, यानी फ्यूचर में इस स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे। और इसी बोलिंगर बैंड में अगर प्राइसेस लोअर बैंड को टच करते हैं तो इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा सेल हो रहा है, ओवर सेल हो रहा है, यानी फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अगर इन केस लोअर बैंड को टच कर रहा है तो इट इज अ गुड साइन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। अब हमने डिटेल में समझी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और अब हम समझेंगे एडवांस स्ट्रेटजीज ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में सबसे पहले आते हैं एसेट एलोकेशन। आप अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, गोल्ड्स, बॉन्ड्स, ETF, डिफरेंट कैटेगरीज में अपने एसेट्स को इन्वेस्ट कीजिए, ना कि कोई सिर्फ एक किसी कंपनी का, जो एक बहुत नॉर्मल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको हर कोई बताता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग है, माइंडेड, आप वहां पर भी एक फंडामेंटल एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। उनके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, उनकी कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद आप एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू इंडियंस ने टेस्ला और एप्पल में इन्वेस्टमेंट किए हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में ही सेक्टोरल स्प्रेड एक फैक्टर आता है, जहां पे आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक के टाइम पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग जहां पर आते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को है इंडिया में फिलहाल, क्योंकि अभी बहुत नेसेंट मार्केट है, बहुत नई मार्केट है ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग की। आप एडवांस स्ट्रैटेजीज में ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग को कैसे यूज कर सकते हो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अब हम समझेंगे। ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में कवर्ड कॉल्स, प्रोटेक्टिव पुट्स, स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स आते हैं। अब ये क्या है चारों स्ट्रैटेजीज, इनको हम डिटेल में समझेंगे। कवर्ड कॉल्स क्या होती हैं? कवर्ड कॉल्स अप्लाई होती हैं उन शेयर्स पर जो आप ऑलरेडी ओन करते हो। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉल ऑप्शन सेल किया किसी को एट $2 प्रीमियम। आपके स्टॉक का प्राइस था 50 प्रेजेंट में, आपने स्ट्राइक प्राइस रखा $55। सो अगर एक ऑप्शन आपने सेल किया है तो वो एक राइट है बायर के पास कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। माइंड इट, इस केस में वो एक राइट है, वो एक ऑब्लिगेशन नहीं है बायर के लिए कि उसको वो एक ऑप्शन एक्सरसाइज करनी ही है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 शेयर्स हैं और आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, उस केस में $2 प्रीमियम जो आपको मिल रहा है वो 200 प्रीमियम आपको मिल रहा है, एक प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अगर 55 से बिलो प्राइस रहता है तो ऑब्वियसली वो सेलर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा प्रीमियम $200 का वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इन केस अगर स्टॉक के प्राइसेस 55 से ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल $60 हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्वियसली वो जो बायर है वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, वो उस स्टॉक को खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपका जो इफेक्टिव सेल प्राइस होगा वो 55 की जगह 57 होगा, जिसमें $2 का पर शेयर प्रीमियम भी होगा। तो यानी कि 55 पर शेयर बेचने की बजाय आपने एक तरह से इफेक्टिव सेल प्राइस 57 पर बेचा, तो आपने कुछ हद तक प्रॉफिट ही किया। अब ये ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज होता है? ये तभी होता है जब जो ऑलरेडी शेयर्स हैं किसी के पास, वो एक एक्स्ट्रा इनकम चाह रहे हैं उस शेयर से, तो उस केस में कॉल कवर्ड एक स्ट्रैटेजी है जो वो यूज करते हैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रोटेक्टिव पुट्स। अब नाम से ही पता लग रहा है प्रोटेक्शन। अब ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है, जो आपके ऑलरेडी स्टॉक्स हैं उसके लिए आप एक तरह से इंश्योरेंस बाय करते हो। से फॉर एग्जांपल आपके पास XYZ कंपनी के 100 शेयर्स हैं और आपको डर है कि शायद इनके प्राइसेस फ्यूचर में जाकर ड्रॉप हो सकते हैं, तो आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हो $1 प्रीमियम कॉस्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर करंटली आपके एक शेयर की कॉस्ट $50 है
और आपने स्ट्राइक प्राइस रखा $45, उस केस में क्या होगा कि अगर आपके शेयर्स का प्राइस 50 से $40 हो जाता है तो आपके लिए जो उसका प्राइस होगा वो $45 ही होगा। इस केस में $100 जो आपकी कॉस्ट पड़ रही थी वो कॉस्ट देकर आपने अपने लॉसेस को $10 से $5 कर लिया। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर यही शेयर $45 के ऊपर रहता है तो उस केस में जो ये पुट ऑप्शन है ये वर्थलेस हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। एंड इस केस में ओनली कॉस्ट जो आपको पेयर करनी है वो $1 पर शेयर यानी $100 का कॉस्ट आपको पड़ेगा और आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। जिन इन्वेस्टर्स को अपने आप को सिग्निफिकेंट लॉसेस से बचा के रखना होता है वो यूजुअली प्रोटेक्टिव पुट्स को यूज करते हैं। स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स भी दो स्ट्रैटेजीज हैं जो हाई वॉलेटिलिटी के टाइप पर यूज की जाती हैं काफी इन्वेस्टर्स के थ्रू। स्ट्रैडल्स में क्या किया जाता है कि जो ओनर है शेयर का वो कॉल और पुट ऑप्शन दोनों ही खरीदता है सेम टाइम पर, सेम स्ट्राइक प्राइस पे और सेम एक्सपायरेशन डेट के ऊपर। से अगर स्ट्राइक प्राइस एक शेयर का $50 है और उसका कॉल ऑप्शन $3 प्रीमियम पर बेचा गया है, सेल किया गया है और पुट ऑप्शन $2 पर खरीदा गया है एट द सेम टाइम, सेम एक्सपायरेशन डेट पर। अब इस केस में कॉल और पुट जो दोनों का प्रीमियम कॉस्ट है 3 + 2 पर शेयर 5 हुआ यानी $5 और 100 शेयर्स का $500। अब इस केस में अगर प्राइसेस 50 से 60 होते हैं तो कॉल ऑप्शन $10 अर्न करेगा और नेट में माइनस द 5 प्रीमियम कॉस्ट, कॉल और पुट का दोनों का मिला के तो 5 गेन करेगा। और इसी केस में अगर प्राइसेस 50 से 40 हो जाते हैं तो उस केस में पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा जिसमें अगेन जो नेट प्रॉफिट होगा वो 5 ही होगा क्योंकि जो 5 प्रीमियम कॉस्ट है वो डिडक्ट होगी 10 गेन में से। और अगर स्ट्राइक प्राइस $50 ही रहता है तो कॉल और पुट ऑप्शन दोनों ही वर्थलेस हो जाएंगे और जो अमाउंट है, जो कॉस्ट लगेगा इन्वेस्टर को वो $500 प्रीमियम होगा, जो $5 पर शेयर जो कॉस्ट थी उतनी ही पड़ेगी। अब ये हाई वॉलेटिलिटी केसेस में होता है। से फॉर एग्जांपल जब एनुअल बजट्स प्रेजेंट होते हैं किसी कंट्री में तो यूजुअली इन्वेस्टर्स स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल जैसी स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। अब स्ट्रैंगल कैसे डिफरेंट है स्ट्रैडल से? स्ट्रैंगल में जो स्ट्राइक प्राइस होता है कॉल और पुट का वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट रखा जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट। जो 500 की कॉस्ट आपको स्ट्रैडल्स में बढ़ रही थी उस कॉस्ट को कम करने के लिए स्ट्रैंगल्स में स्ट्राइक प्राइस को डिफरेंट रखते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस में। एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में फिर से हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं आपको मार्केट में उनको आइडेंटिफाई करना है फंडामेंटल एनालिसिस करके और उनको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनमें टाइमली इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट्स कमाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग डाउन टर्न कोल इंडिया के प्राइसेस काफी अंडर वैल्यूड थे, लेकिन उस टाइम पर जो वैल्यू इन्वेस्टर्स थे जिनको जेन्युइन नॉलेज थी फंडामेंटल एनालिसिस की और टेक्निकल एनालिसिस की, उनको पता था कि ये प्राइसेस फिर से ऊपर जाएंगे, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करके रखा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखा एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जो बहुत क्विकली ग्रो कर रहे हैं मार्केट में, जिनकी ओवर द पास्ट 2 to 3 ईयर्स बहुत क्विक ग्रोथ हुई है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। एआई के टाइम पर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक नया ट्रेंड आया है जिसको यूज करके आप फ्यूचर प्राइसेस प्रेडिक्ट कर सकते हो और बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अभी भी ये स्ट्रैटेजी एक नीश स्ट्रैटेजी है जो अभी डेवलप होगी और मे बी इसके रिजल्ट्स हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके। अब ये तो थी सारी स्ट्रैटेजीज कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या? रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो अब हम समझेंगे। पोजीशन साइजिंग, आप अपने पोर्टफोलियो में कितना अमाउंट किस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके रिस्क फैक्टर को कंसीडर करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, एट द सेम टाइम विद दैट हाई ग्रोथ पोटेंशियल दे हैव हाई रिस्क। सो आपको डिसाइड करना होगा
अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आपको कितना परसेंटेज अमाउंट स्मॉल कैप यानी स्मॉलर कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रे ऑफ ग्लासेस कैरी कर रहे हो और कोई एक ग्लास किसी एक साइड पर बहुत हैवी है, वो हैवी ग्लास एक बहुत हाई रिस्क स्टॉक है, यू डू नॉट वांट टू इम्बैलेंस योर ट्रे। आपका ट्रे का अगर बैलेंस हिला तो वो एक हैवी ग्लास स्पिल होकर पूरे के पूरे ट्रे को खराब कर देगा। वैसे ही एक हाई रिस्की एसेट में अगर आपने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी, इन केस अगर वो बैलेंस अगर आपका बिगड़ा तो वो एक हाई रिस्की एसेट आपके पूरे पोर्टफोलियो को खराब कर देगा। इसीलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंटेज स्टॉक आप कितने हैवी रिस्क एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये विजडम के साथ डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ऑटोमेटिक एग्जिट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने ब्रोकर को बता देते हैं पहले ही कि अगर प्राइस एक सर्टन वैल्यू के नीचे गिरता है किसी स्टॉक का तो ऑटोमेटिकली आपके सारे शेयर्स उस स्टॉक के बेच दिए जाएं। ये एक तरह से एक सेफ्टी नेट क्रिएट होता है। इमेजिन आप फिशिंग कर रहे हो एक रिवर बैंक की साइड पर और आपने एक सेफ्टी बेल्ट अपने वेस्ट के आर पार टाई की है सो दैट यू आर सेफ। इन केस अगर आप स्लिप करने लगे तो वो सेफ्टी रोप आपको स्टॉप करेगी फॉल करने से रिवर के अंदर। वैसे ही स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वो सेफ्टी रोप है फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। They stop you from falling in that trap. थर्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है हेजिंग। हेजिंग एक तरह से एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। जैसे आपने प्रीवियसली देखा था कैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप इन्वेस्टमेंट करके रिस्क माइटिगेट कर सकते हो, वैसे ही हेजिंग एक टेक्निक है जो आपको सेव करती है फ्रॉम द बैड वेदर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस स्ट्रैटेजीज और रिस्क मैनेजमेंट के बाद अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग। रिस्क भी अगर आपने मैनेज कर लिए हैं, इसके बाद आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होगा। और मॉनिटर करने के बाद इफ़ यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी और आपको लगता है कि आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन आपने किया है उसमें चेंजेस होने चाहिए, आपको टाइमली बहुत एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करनी होगी। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस्ड एनालिसिस के बाद आपने रिस्क मैनेजमेंट समझा और मॉनिटरिंग और बैलेंसिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा। जो लास्ट पार्ट अब आ रहा है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का, वो है आपका टैक्स कंप्लायंस और आप किस तरह से अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हो स्टॉक मार्केट प्रॉफिट्स जो आपने कमाए हैं उन पर। टैक्स हार्वेस्टिंग की जाती है। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है? जो आपने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं उस पर टैक्सेस को कैसे रिड्यूस करना है, उस केस में आप किस तरह से हार्वेस्टिंग कर सकते हो टैक्स की, वो अब हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ABCD कंपनी के शेयर्स को बेचकर आपने 1 लाख कमाया है, 1 लाख प्रॉफिट किया है, तो उस 1 लाख प्रॉफिट के ऊपर जो आपको टैक्स पे करना होगा उस टैक्स को आप रिड्यूस कर सकते हो बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ दोज कंपनी जिनके शेयर्स को बेचने से आपको लॉसेज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, XYZ कंपनी आपको लॉसेस दे रही है 50,000 के, तो जो आपने 1 लाख प्रॉफिट पहले किया था माइनस 50,000 आपका नेट प्रॉफिट 50,000 होगा जो टैक्सेबल होगा। इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोला जाता है, जो यूजुअली लोग करते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट भी एनकरेज करती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो टैक्स होता है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स से कम रखा जाता है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, पैसा ज्यादा टाइम मार्केट के अंदर रहे। अब इसको आप एक तरह से रिवॉर्ड समझ लीजिए अपनी लॉयल्टी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको जो उस पर जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उस पर जो टैक्स आप देते हो वो कम है, तो वो एक तरह से आपकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड है जो कंपनी और गवर्नमेंट दोनों आपको प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि कंपनीज को भी लंबे समय के लिए स्टेबिलिटी मिलती है, लंबे समय के लिए कैपिटल मिलता है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। लास्टली,
सेबी की रेगुलेशन से आप अपडेटेड रहिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है इंडिया में। आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से अपडेटेड रहना होगा। अगर आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, रीबैलेंसिंग करनी है, वो सारी चीज़ों में आपको सेबी की अपडेटेड रेगुलेशंस ही हेल्प करेंगी। लास्टली, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक बहुत रिवॉर्डिंग जर्नी हो सकती है अगर आप उसको राइट नॉलेज और राइट माइंडसेट के साथ लेकर चलेंगे। डिलीजेंटली अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हो तो आप बहुत इजीली मार्केट कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नेविगेट कर सकते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो इनिशियली आप ग्रेजुअली ग्रो कीजिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, एकदम से सारा पैसा नहीं डालिए और इमरजेंसी फंड्स या बोरोड फंड्स को मत यूज़ कीजिए। आई होप ये लेक्चर सीरीज ने आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने में आप इन लेक्चर सीरीज को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करोगे। अगर आपको ये सीरीज बेनिफिशियल लगी है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। ऐसी ही सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो आप सीखना चाहते हो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।